हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज हम अपने रिवीजन सेशन सीरीज़ में केंद्रीय योजनाएं सेंट्रल स्कीम्स को आज हम रिवीजन करेंगे। फ्रेंड, आज की क्लास में हम देखेंगे कि हाल के दिनों में जो सरकार के द्वारा जो नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया और साथ ही साथ कुछ पुरानी योजनाओं जहाँ से हमें लगता है कि प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आज हम उन्हें एक एक करके अपनी क्लास में रिवीजन करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि सेंट्रल स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमारे हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्नों का नेचर कुछ इस तरीके से होता है कि कुछ पर्टिकुलर योजना का नाम दे देगा, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल दे देगा और आपसे पूछ देगा कि किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया। आजकल तो प्रश्नों का नेचर ऐसा भी है कि जहाँ से जिस स्थान से जिस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है वो स्थान का भी नाम पूछ देता है। ठीक उसी तरह फ्रेंड, कुछ योजनाओं के आपके सामने नाम दे देगा और आपसे कह देगा कि इन योजनाओं को सीक्वेंस वाइज लगाइए, यानी कि पहले कौन सी योजना का शुरुआत की गई, उसके बाद किस योजना की शुरुआत की गई। तो इसलिए हमने कुछ पुरानी योजनाओं को भी आज की क्लास में शामिल किया है, जिससे कि आपका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कुछ पुरानी योजनाओं को भी हो जाए। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस तरीके से आरओ का प्रश्न है, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अपने समय को बचाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला स्कीम होगा आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो सबसे पहले देख लीजिए डिजिटल स्वास्थ्य क्या है, ये हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो मिशन है आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत देखा जाए तो 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। क्या किया गया? आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। देखा जाए ये मिशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया और किस योजना के तहत किया गया, तो इस मिशन की जो शुरुआत देखा जाए तो स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के तहत एक प्राधिकरण आता है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आता है। उसी के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया। तो ध्यान रखिएगा किस विभाग या प्राधिकरण के द्वारा किया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा किया गया। और ये प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, इसका उद्देश्य देखिए, इस मिशन का उद्देश्य देखिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य है सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों, आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड पर पहुंचने में सहायता करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे एक ना आपको स्वास्थ्य आईडी, हेल्थ आईडी कार्ड आपको दिया जाएगा। ठीक है, आईडी कार्ड, जैसे कि आपने आधार कार्ड देखा है फ्रेंड, आपके पास आधार कार्ड होगा, उसी के तरीके से सरकार के द्वारा एक आपको हेल्थ आईडी इशू किया जाएगा। उस हेल्थ आईडी में जैसे आपका आधार पे नंबर दिया रहता है ना, आधार कार्ड पे आपको नंबर दिया होगा, कुछ डिजिट्स के नंबर होते हैं, ठीक उसी तरह आपके इस हेल्थ आईडी पे भी एक नंबर दिया रहेगा। इस हेल्थ आईडी में क्या होगा, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है वो सारी जो है डिटेल जो है वो पेशेंट्स की जो होगी वो सारी डिटेल उस आईडी में इंक्लूड रहेगी। ठीक है, सारा उस डेटा जो है उसमें फीड रहेगा, जैसे कि जितना भी, जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी का सारी डिटेल उस जो है इस आईडी में रहेगा। अगर आपने उस बीमारी से की वजह से किसी डॉक्टर से आपने इलाज करवाया है उसकी डिटेल रहेगी, डॉक्टर ने आपको कौन कौन सा इलाज दिया उसकी सारी डिटेल रहेगी, आपने डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट लिया, कौन सी दवा खाई, कौन सा निदान आपके लिए उस पर उपचार किया गया, ये सारी डिटेल जो है वो इस आईडी में क्या रहेगी, ऐड रहेगी, सारी इसमें रिकॉर्ड रहेगी। ठीक है, अब डॉक्टर के पास क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास या नहीं भी जा पाते हो तो अपनी इस आईडी को, उस नंबर को बता दोगे और डॉक्टर क्या करेगा, उस आईडी के आधार पे क्या करेगा, वो सारी डिटेल जो है मरीज की जो सारे रिकॉर्ड से वो चेक कर लेगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि जिससे कि उस डॉक्टर को इलाज करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी। और मेन चीज़ फ्रेंड, आपने देखा होगा कि हम कई जगह पे जाते हैं, दूसरे स्थानों पर हमें कई बार इलाज के लिए जाना पड़ता है और हम क्या करते हैं कि हमारी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स रहती है, जैसे हमने काफ़ी ज़्यादा जाँच करवाई हो तो बहुत सारे रिपोर्ट आ जाते हैं, तो हमें दूसरी जगह में ले जाने में समस्या आती है। तो जब आपने जांच करवाया है, जैसे कि कोई ब्लड टेस्ट करवाया है, कोई एक्सरे करवाया है, अल्ट्रासाउंड कराया है, सारी कुछ भी कराया हो, तो वो डिटेल सारी इस आईडी में फिट हो जाएगी। और आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र आप किसी डॉक्टर से संपर्क करने जा रहे हो तो मात्र आपको ये कार्ड लेके जाना होगा। इस कार्ड के आधार पर डॉक्टर जो है आपके बारे में सब कुछ जान लेगा, सारी डिटेल जान लेगा कि आपको क्या समस्या है, आपकी क्या बीमारी, आपने पहले कौन सा इलाज किया, और फिर उस आधार पर डॉक्टर जो है आपको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगा। तो यही है एक तरीके से डिजिटल का क्या है, एक तरीके से यही आपका डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है। ठीक है, तो आपको एक आईडी के आधार पे सहूलियत पहुंचाना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखा जाए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से यही है आपका इस स्वास्थ्य मिशन की जो घोषणा देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया था 2020 में, लाल किले से इन्होंने किया था। तो एक तरीके से यही है आपका जो स्वास्थ्य मिशन है, तो यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था जो हम लोगों ने समझा। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। देखिए ये क्या है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना का नाम परिवर्तन कर राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज़ ये जान लो कि जो ये पोषण शक्ति निर्माण योजना है, जो वो बच्चों में कुपोषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार के द्वारा जो है जो कई तरह का प्रयास किया जा रहा है, उसी में एक प्रयास आपका ये भी है। और आपको अच्छी तरह पता है कि 1995 में जो है मिड डे मील योजना भी शुरू किया गया था, हम उसे भी समझेंगे। इस योजना के देखिए उद्देश्य क्या है। इस योजना के तहत देखा जाए तो सरकार जो है वो बाल वाटिका जबकि प्री स्कूल, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 8 तक के सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन जो है वो उपलब्ध कराएगी। फ्रेंड, पका भोजन से भी ध्यान रखिएगा, पके से भी ज्यादा है पोषक भोजन, ठीक है, जो पौष्टिक जो पोषण युक्त जो भोजन है वो इसके तहत जो है वो प्रदान किया जाएगा। जैसा कि ये जो है योजना जो कि पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना है वो 5 वर्ष यानी कि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक करोड़ों बच्चों को जो है वो मुफ्त में भोजन कराएगी। ओवरऑल देखा जाए तो इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड क्या है कि बच्चों का शारीरिक विकास करना और शारीरिक विकास करने के साथ साथ उन्हें शिक्षा से जोड़ना। यानी कि जब आपको जो गरीब बच्चे होते हैं उनके घर में जनरली क्या होता है कि खाने को भी नहीं होता है, सरकार जो है स्कूलों में आपको पता है मिड डे मील कार्यक्रम को इसी वजह से शुरू किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल आने को आकर्षित हो और जब वो स्कूल आएंगे तो उनको शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के साथ साथ उनको भोजन भी मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से इस योजना के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को क्या किया जाएगा, पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें क्या करेगा, बीमारियों से बचाया जा सके और साथ ही साथ उनके शिक्षा के स्तर में भी बढ़ोतरी। और फ्रेंड, अच्छी तरह आप जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का जन्म होता है। ठीक है, आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अच्छे एजुकेशन भी ले सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने जो है मिड डे मील योजना शुरू किया गया था। अब जो कि आप जान रहे हैं कि अब जो कि मिड डे मील जो योजना है वो अभी तक संचालित की जा रही थी, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। लेकिन अब क्या किया गया, इस मिड डे मील योजना को जिसके बारे में हम देख रहे हैं उसको क्या किया गया, इस प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना में समाहित कर दिया गया। अब फर्क कुछ नहीं है फ्रेंड, जैसा कि आप मिड डे मील योजना जानते थे ठीक उसी तरह ये भी है, बस कहने को ये कह दिया गया कि हम आपको क्या करेंगे, अभी तक तो सिर्फ मिड डे मील योजना के द्वारा हम बच्चों को भोजन कराते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, इस योजना के माध्यम से हम भोजन तो कराएंगे ही कराएंगे, हम पोषक तत्वों से युक्त भोजन कराएंगे। पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन होगा, सब्जियों उसमें प्रोटीन युक्त भोजन होगा, हरी सब्जियों को शामिल किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है यही है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्देश्य। ठीक है, तो एक बच्चे को हेल्दी रखने के साथ साथ बच्चे को क्या किया जाएगा, उसको एजुकेशन से जोड़ा जाएगा, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों में जो स्कूली छात्रों के पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए 1995 में मिड डे मील योजना को शुरू किया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 1995 में और 2021 में क्या किया गया है, उसी योजना को पोषण शक्ति निर्माण योजना में समाहित कर दिया गया। यहाँ से पॉसिबिलिटी है आपके प्रश्नों को पूछे जाने की। इस योजना का उद्देश्य देख लीजिए, छात्रों को दिन में कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो लाभार्थी होंगे यहाँ पे देखा जाए तो 11.8 करोड़ जो है लाभार्थी होंगे, जो बच्चे होंगे। स्कूलों की संख्या जो है 11.2 जो है वो जो है कवर की जाएगी। फ्रेंड, कभी कभी डेटा जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया करिए। ठीक है, कभी कभी होता है, जैसे कि मुझे माफ़ करिएगा, कल आपको जब हम लोग डेट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी डे को 21 मई जो है वो टाइप हो गया था पीपीटी की वजह से, थोड़ा सा मुझे वहाँ पे मैं उस पर फोकस नहीं कर पाई थी, तो 22 में इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो था जो 2 अक्टूबर को फ्रेंड जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है उसमें शांति दिवस लिख गया था, तो थोड़ा सा उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा और आप लोग को जो हुई असुविधा है उसके लिए भी मुझे क्षमा करिएगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर किया जाए। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं और हमारा अगला योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य योजना जी क्या है, हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस योजना का जो शुभारंभ किया गया 25 सितंबर 2017 को सबसे पहले सौभाग्य योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का फ्रेंड ओवरऑल देखें तो जो गरीब परिवार हैं, गरीब परिवारों को बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो इस योजना के तहत देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर विद्युतीय घरों को, शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो आप समझ गए
इस योजना के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार होंगे, जो बिजली का कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जिनको जो है जो बिना बिजली के ही जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको, उन परिवार को क्या करेंगे, सरकार की तरफ से मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो लोग हैं, इन लोगों का चयन किस आधार पर किया जाएगा, वो किया जाएगा 2011 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गणना के आधार पर इन लोग का चयन किया जाएगा। ठीक है, और जो लोग इसमें, यानी कि जिनका इस गणना में, कौन सी गणना में, जनगणना में, जो 2021 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जनगणना में जिन लोग का नाम नहीं है, उनको भी बिजली का कनेक्शन जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपए का शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। यही है इसका। बाकी इसमें जो है क्रियान्वित जो एजेंसी है, जो नोडल एजेंसी है, वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो है वो इसकी सौभाग्य योजना की जो है नोडल एजेंसी है। और इस वर्ष देखा जाए कितने घरों को जो है वो विद्युतीकरण किया जा चुका है, विद्युतीकृत किया जा चुका है, यानी कि कितने घरों को बिजली कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, वो 2021 मार्च तक देखा जाए तो 2.82 करोड़ घरों को क्या किया जाएगा, बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। ठीक है, तो यही है हमारा ओवरऑल सौभाग्य जो है योजना, यानी कि सबको जो है बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करना, जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको। ठीक है, नेक्स्ट है समृद्धि योजना। ध्यान रखिएगा, समृद्धि नहीं, समृद्धि योजना है, जिसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्टिव इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यही है आपका समृद्धि का फुल फॉर्म। देख लेते हैं समृद्धि क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को समृद्धि योजना जो है वो शुरुआत किया। कब किया? 25 अगस्त 2021 को। किसके द्वारा? समृद्धि योजना। ध्यान रखिएगा कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के किया गया है। इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या है, देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए अपने उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश सुरक्षित करने के लिए अनुकूल मंच बनाने में सहायता करना। यही है देखा जाए तो स्टार्टअप यानी कि जो समृद्धि योजना। तो समृद्धि योजना यानी कि उत्पाद और नवाचार, विकास और वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, इसका ये हिंदी में हम बोल सकते हैं। तो देखा जाए ये योजना जो है वो फ्रेंड हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि ये योजना जो है हमारे स्टार्टअप्स को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करेगी। साथ ही साथ ये जो है पहल जो है वो पारंपरिक और जो नवीन युग के जो उद्योग हैं उनमें रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से, रोजगार प्रदान करने के दृष्टिकोण से उनको सहायता प्रदान करने के लिए ये जो योजना, जो समृद्धि योजना है उसको शुरू किया गया। ठीक है, अगले पे बढ़ते। ध्यान रखिएगा समृद्धि योजना मंत्रालय, ध्यान रखिएगा अगर आपको समृद्धि का फुल फॉर्म नहीं पड़ा रहेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके मंत्रालय को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा ग्राम उज्ज्वला योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राम उजाला योजना, जो कि ये देखा जाए इसकी जो शुरुआत किया गया था, इसके बारे में देखें तो ग्राम उजाला योजना जिसको केंद्रीय मंत्री KR सिंह के द्वारा 19 मार्च 2021 के दौरान बिहार के आरा जिले से इस योजना की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा बिहार के जो आरा जिला है वहां से ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में एनर्जी इफिशियंसी की पहुंचाना, जो एनर्जी इफिशियंसी है उसको पहुंचाना। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा फ्रेंड, आपको अच्छी तरह पता है इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपए के LED जो है लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो प्रदान किया जाएगा। LED का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो पुराने बल्ब हैं उन पुराने बल्बों के बदले में मात्र 10 रुपए, मात्र 10 रुपए, समझ में, विश्व का सबसे सस्ता बल्ब, ठीक है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो वितरण किया जाएगा। तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए जो है कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है वो बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जिसमें 5 जिले जो है आरा जिले से शुरू किया गया, और जिसमें 5 जिलों यानी कि वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में, आरा जो कि बिहार में, नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, और वडनगर जो कि गुजरात में है, और विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में, उनमें 15 मिलियन जो है LED बल्ब का जो है वो वितरण किया जाएगा। वो है इस योजना का जो है देखा जाए जो उद्देश्य है। तो हमने क्या देखा कि इसमें क्या किया जाएगा, जो प्रत्येक परिवार है उन परिवारों को लगभग 3 से 4 जो है LED बल्ब दिया जाएगा। अब इससे देखिए फायदा क्या होगा, थोड़ा सा हमारे फायदे भी देख लेना चाहिए, तो हमें थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा। तो ग्राम उजाला योजना के द्वारा जब आपको LED बल्ब दिया जाएगा तो जो हम नॉर्मल अपने घरों में बल्ब इस्तेमाल करते हैं ना, उन बल्ब से बहुत ज़्यादा बिजली आती है। तो जब आपको LED बल्ब दिया जाएगा तो उन LED बल्ब की वजह से जो आप बहुत ज़्यादा बिजली का बिल देते हो, LED बल्ब की वजह से आपके
आपके बिजली का बिल में कमी आ जाएगी। अब जब आपके पास बिजली के बिल में कमी आ जाएगी तो वो जो पैसा जो आप पहले अधिक देते थे बिजली के बिल के नाम पे, उन पैसों का क्या होगा, बचत होगा। तो जब आपके पास पैसों का बचत होगा तो उन पैसों का इस्तेमाल आप अपने अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति करने में लगाएंगे। अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जैसे कि आपकी कुछ और आधारभूत आवश्यकताएं होंगी, तो आपसे उससे क्या होगा, आपका जीवन बेहतर होगा। तो उन बचत के पैसों का इस्तेमाल करके आपका जीवन को बेहतरी मिलेगी। और दूसरी चीज क्या है, जब एलईडी बल्ब को वितरण किया जाएगा और इतने सस्ते दामों में, तो एलईडी बल्ब का डिमांड भी बढ़ेगा। तो एलईडी बल्ब का जब डिमांड बढ़ेगा तो एलईडी बल्ब से संबंधित उद्योग स्थापित होंगे, और जब उद्योग स्थापित होंगे तो ऑब्वियस है, जब इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री में कोई सिंगल बंदी तो काम करता नहीं है, वहाँ पे रोजगार सृजन होगा, लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, और जब लोगों को नौकरियां दी जाएंगी तो रोजगार का सृजन होगा, और जब निवेश बढ़ेगा और रोजगार का सृजन होगा तो फ्रेंड डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यानी कि हर व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, लोगों के पास जो है किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो ओवरऑल हमारे देश का जो है वो ग्रोथ हो सकेगा। यही है ग्राम उजाला कार्यक्रम का देखा जाए डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा गुड सैमरिटन योजना। क्या है भाई, ये योजना है जो कि देखा जाए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। किस योजना की, गुड सैमरिटन योजना की। तो इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा, बस मंत्रालय याद रखना, क्योंकि अगर ये योजना का नाम दे दिया और आपने नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मंत्रालय, ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत देखा जाए कोई भी सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाएगा तो उसे 5,000 रुपये का जो है वो नगद वेतन जो है वो दिया जाएगा। और ये गोल्डन आवर क्या है फ्रेंड, गोल्डन आवर जो कि आमतौर पे देखा जाए तो दुर्घटना के बाद के जो 1 घंटे की अवधि होती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, भगवान न करे हो, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वो एक्सीडेंट के दौरान जो है 1 घंटे का जो समय होता है जिसमें बचने की उसकी ज़्यादा संभावना होती है। अगर गंभीर एक्सीडेंट हुआ तो फिर भी 1 घंटे के अंदर उसको बचाया जा सकता है, वही है गोल्डन आवर। तो जिसके अंतर्गत पीड़ित की जान जो है वो बचाना काफ़ी हद तक संभव होता है। उस दौरान अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी मदद की जाती है तो सरकार की तरफ से उस नागरिक को क्या किया जाएगा, नगद जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा, उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो जो क्योंकि उस व्यक्ति ने उस अन्य व्यक्ति जिसका दुर्घटना हुआ है उसकी जान बचाई है, इस वजह से सरकार के द्वारा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इससे फ्रेंड क्या होगा, अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे कागजी कार्रवाई होने की वजह से कई बार हम सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग का एक्सीडेंट हो जाता था हम उनकी सहायता नहीं करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई होती थी, पुलिस के ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। ठीक है, तो 5,000 रुपये का नगद वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला है पीएम वाड़ी योजना, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहली बात देखिए, इसको शुरुआत 9 दिसंबर 2020 जब पेंडेमिक था उस दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा किया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विभाग है, कौन सा विभाग है, दूरसंचार विभाग है, उनके सभी नागरिकों को सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क देने के प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले ये चीज़ समझिएगा दोस्तों, आप समझ रहे होंगे आज की डेट में हम इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इवन आज अगर मैं आपको स्कीम्स भी समझा रही हूँ और आप उस चीज़ को समझ रहे हो तो किसकी वजह से समझ रहे हो, इंटरनेट की वजह से समझ रहे हो। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम आपस में क्या होते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम आपस में एक दूसरे का, अगर आज मैं आपको बता रही हूँ और आप उसको समझ रहे हो तो इसका किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। यानी कि हम इंटरनेट के बिना आज की डेट में कुछ भी नहीं करते हैं। आज सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही हैं। लेकिन फ्रेंड, देश का कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पे क्या है, जहाँ के लोगों के पास इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं है। और अगर उस क्षेत्र के लोगों के पास इंटरनेट जैसी सुविधा है भी तो वो उनकी जो स्पीड है ना वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने आवश्यकताओं की, जो ऑनलाइन चीज़ों की आवश्यकताओं की, उसकी पूर्ति कर सकते। जैसा कि सौरभ जी एक बार कह रहे थे कि एक तो हमारे क्षेत्र में हम 6G की बात कर रहे हैं और 4G भी क्या है 2G में जो है हाँ स्थिति आ गया कि 2G में कन्वर्ट हो गया है। तो वो एक्चुअली समस्या होती है कि आपके पास इंटरनेट होते हुए भी आपकी स्पीड ऐसी होती है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो प्रॉपर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
अगर इंटरनेट होता भी है, और जिन लोगों के पास इंटरनेट होता है उनके पास स्पीड नहीं होती है, और देखेंगे बहुत सारी कंपनियां जो है अपने डेटा प्लान को इतना ज़्यादा महंगा कर देती हैं कि उनकी सेवा जो है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। और फ्रेंड, जैसा कि आप पेंडेमिक के दौरान देखें सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई थी। और उस दौरान देखा जाए समाज के बहुत बड़ा तबका जो बच्चे थे वो रिमोट एरिया में रहते थे, और बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास जो है मोबाइल भी होते हुए भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो एफोर्ड कर सके, रिचार्ज कर सके और फिर अपनी मतलब शिक्षा को, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। तो ये सारी समस्याएं आ रही थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको एक तरीके से दूरसंचार विभाग को क्या किया गया कि दूरसंचार विभाग को पब्लिक डेटा ऑफिस के माध्यम से सभी नागरिकों को सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क देने के प्रस्ताव को पारित किया गया। ठीक है, तो इसके मतलब क्या किया जाएगा कि पब्लिक डेटा ऑफिस के द्वारा सभी लोगों को फ्री इंटरनेट सुविधा दी जाएगी, जैसा कि हम ये वाड़ी स्कीम के तहत देख रहे हैं। और इसी योजना के, ये जो योजना है ये दुनिया की पहली ऐसी योजना होगी फ्रेंड जो लोगों को फ्री वाईफाई सुविधा देगी, और इसी के साथ साथ उद्योग क्षेत्रों में क्या करेगा, एक तरीके से क्रांतिकारी बदलाव लेकर के ये योजना आएगी। जैसा कि पीएम वाड़ी को हम पहली बार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा 2017 में अनुशंसित किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थलों को वाईफाई की सुविधा प्रदान करना और पूरे देश का प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट से जोड़ना। जैसा कि अभी हम लोगों ने आपसे बात किया, ओवरऑल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सारे लोगों को जो है फ्री वाईफाई की सुविधा जो है वो मुहैया कराना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्राई ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन किसके तहत, दूरसंचार, तो पीएम वाड़ी योजना दूरसंचार विभाग के द्वारा जो है ये इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा अमृत। ठीक है, अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हिंदी में देखें तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। ठीक है, कायाकल्प किसका कायाकल्प फ्रेंड, शहरों का कायाकल्प। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अटल मिशन को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जून 2015 में शुरू किया गया। तो कब आया था अटल मिशन, कब आया था फ्रेंड, अमृत मिशन ये आया था जून 2015 में आया था। किस उद्देश्य से, हर घर में पानी की सुविधा को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ सीवरेज कनेक्शन को जो है, सीवरेज कनेक्शन के साथ साथ सभी के घरों में नल तक पहुँच को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल इस योजना को देखें फ्रेंड, तो एक तरीके से आप जानते होंगे कि जो पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साथ साथ जो जल निकाय हैं उनको फिर से जीवंत करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे गांव में देखेंगे तो पारंपरिक तरीके से जल निकाय होते हैं, जैसे कि तालाब होते हैं, पोखरे होते हैं, उनको फिर से क्या करना, जीवंत करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जलों का क्या करें, पानी का संरक्षण किया जा सके। और इसी के साथ साथ जो अपशिष्ट जल होते हैं, जो गाँव में हो, शहरों के जो अपशिष्ट जल होते हैं, उनको उपचारित करके फिर से जो है उपचारित करके उनको पुनः क्या करते, वातावरण में छोड़ दिया जाता है, उनका पुनः क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि अभी आप जानते हैं इंदौर जो है, इंदौर वाटर प्लस सिटी है, वहाँ पे इसी तरीके की टेक्निक जो है वो अपनाई जा रही है कि वहाँ अपशिष्ट जलों को है पुनः क्या उपचारित करके उनको पुनः वातावरण में छोड़ दिया जाता है, ताकि उन जलों का पुनः इस्तेमाल किया जा सके। इसी कारण से उसको वाटर प्लस जो है वो सिटी घोषित किया गया है। इसी सब तरीके ही योजना का उद्देश्य है। और इसके साथ देखा जाए तो इस योजना को देखा जाए, केंद्रीय सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मंत्रालय के लिए अटल मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। तो अक्टूबर 2021 में अमृत 2, ठीक है, दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया, इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस अमृत मिशन की जो नोडल एजेंसी है वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, स्टार्ट कर लीजिएगा। और वहीं देखा जाए इसमें जो अमृत 2 आया है, जो चरण 2 है, उसमें लक्ष्य देखिए क्या है, 4700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पानी की आपूर्ति प्रदान करना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा देना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अमृत कब आया था, सबसे पहले जून 2015 में आया था। इसको भी हाल ही में अक्टूबर 2021 में इसके दूसरे चरण की शुरुआत की, जिसके तहत क्या रखा गया टारगेट कि जो है 4700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पानी की आपूर्ति करना। नोडल एजेंसी कौन है फ्रेंड, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है वो इस योजना की नोडल एजेंसी है। अगले पे बढ़ते हैं, अगला हमारा डीजी सक्षम कार्यक्रम। ठीक है, डिजिटल सक्षम, ध्यान रखिएगा, डिजिटल सक्षम किसको करना है भाई, पहली बात तो ये देख लो, डीजी सक्षम जो है वो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको 30 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, तो एक मंत्रालय है जिसका नाम है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, स्टार्ट कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया भी है। इन दोनों के संयुक्त रूप से इन दोनों ने
डीजी सक्षम कार्यक्रम को लॉन्च किया। किसने किसने? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ उन्नत कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करना। तो एक तरीके से डिजिटल कौशल कार्यक्रम जो है वो युवाओं के डिजिटल कौशल में सुधार करके उनको एक तरीके से रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ठीक है, कौन सा? डीजी सक्षम। तो एक तरीके से उनके अंदर जो है ना डिजिटल कौशल को बढ़ावा देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके अंदर इतना रहे कि वो डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल कर सके, और जब उनके अंदर डिजिटल कौशल को बढ़ावा मिलेगा तो उनको रोजगार मिल सकेगा। तो इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। इसमें प्राथमिकता जो दी गई है वो ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई है, शहरी क्षेत्रों को जो लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको दिया जाएगा, और खासकर उन लोगों को ज़्यादा जो है तवज्जो दिया जाएगा इसमें जो उन्होंने कोविड-19 के दौरान जो है अपनी नौकरियों से वंचित हो गए हैं, अपनी नौकरियों से वो उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनको जो है इन वंचित समुदायों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है सहूलियत दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वहीं हम बात करते हैं इस कार्यक्रम को किसके द्वारा लागू किया गया है, तो डीजी सक्षम कार्यक्रम को आगा खां रूरल सपोर्ट्स प्रोग्राम इंडिया के द्वारा जो है वो लागू किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा विवाद से विश्वास समाधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो विवाद से विवाद जो है विश्वास समाधान देखा जाए केंद्र सरकार के द्वारा 17 मार्च 2020 को इसको शुरुआत किया गया। तो उद्देश्य फ्रेंड क्या है कि जो आपका कर से संबंधित जो विवाद है ना उसी के समाधान के लिए है। तो इसके तहत देखा जाए लोगों को करों के विवाद से छुटकारा देना और प्रत्यक्ष कर के भुगतान में मुकदमेबाजी को कम करना, यही है विवाद से विश्वास स्कीम। ज़्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा कर से संबंधित ये स्कीम है जो है आपको जो कर से संबंधित जो विवाद होता है उस विवाद के समाधान को सरकार के द्वारा उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि लोगों का विश्वास बना रहे। यही है विवाद से विश्वास योजना। अगला है हमारा प्राइम मिनिस्टर मित्र योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बजट में भी इसकी चर्चा की गई है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखा जाए प्रधानमंत्री मित्र योजना की घोषणा किसके केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। इसमें देखिए इस योजना का जो फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है इस योजना का, मेगा इंटीग्रेटेड, ठीक है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है, यानी कि प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना जो इसके तहत स्थापित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देखिए फ्रेंड क्या है, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक कपड़ा उद्योग का एक बड़ा मार्केट बनाने के विजन को साकार करना। कौन सा? प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो और जो है भारत को वैश्विक कपड़ा उद्योग बाजार बनाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। इसके तहत देखा जाए इस उद्देश्य हेतु कौन से, ये जो प्रधानमंत्री का उद्देश्य है इस उद्देश्य को पूरा करने के हेतु कपड़ा मंत्रालय 7 व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क, ठीक है, जो पीएम मित्र पार्क जो है वो उसकी स्थापना को स्वीकृति दिया है 7। फ्रेंड ये पार्क कैसा होगा इसको समझने की कोशिश करना। देखा जाए ये जो पार्क होगा उसमें एक क्षेत्र होगा, ठीक है। इस पार्क के इस योजना के माध्यम से एक जगह मान लीजिए पार्क बना दिया और एक ही जगह पे क्या किया जाएगा, कताई की जाएगी, बुनाई की जाएगी, प्रसंस्करण जो रंगाई की जाएगी, छपाई की जाएगी, इन सब से लेकर के जो प्रधान का यानी कि मैन्युफैक्चरिंग तक के काम जो है वो एक ही जगह पे करे जाएंगे। पहले की जैसा आप जानते थे कि देश में ना जो कपड़ों का जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे तो देश के अलग अलग राज्यों से जो है काफ़ी ज़्यादा सामानों को हम लेके आते थे। पहले जो होता था, जो पहले जो कार्य जो कपड़ों की सिलाई वगैरह की जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता था, तो उसमें जो है सारी चीज़ें डिफरेंट जगह से, जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ से हम धागों को लेके आ रहे हैं, ठीक है, सूरत हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ से हम कपड़ों को बना रहे हैं, ठीक है, शर्ट को सिल रहे हैं, बटन लगा रहे हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और करके उसको कहीं और। लेकिन ये जब क्षेत्र जब ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब बन जाएगी, एक पार्क स्थापित किया जाएगा 7 पार्क, तो इससे क्या होगा कि आपके सारी चीज़ें एक ही जगह पे होगी। क्या क्या कताई होगी, बुनाई होगी, प्रसंस्करण होगा, उसकी छपाई होगी, फिर उसको पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी लॉजिस्टिक में काफ़ी ज़्यादा खर्च जो है वो कम हो जाएगा। इससे देखा जाए लॉजिस्टिक की कीमत में गिरावट आएगी क्योंकि सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पर पूरी हो रही है, तो वैल्यू चेन जो है, पूरी जो वैल्यू चेन है वो एक ही जगह पर मौजूद होगा, तो लॉजिस्टिक में क्या होगा, गिरावट आएगा। ये पीएम मित्र योजना की बात करें जो प्रधानमंत्री के
5F विजन कौन सा है? फर्म्स टू फाइबर, ठीक है। फर्म मतलब जो आपका जो खेत होता है, जो कृषि होती है, वहाँ से फाइबर यानी कि जो धागे बनाते हैं, धागे से फैक्ट्री, फैक्ट्री से क्या होगा? फैशन होगा, फैशन से फॉरेन होगा। जैसा कि आप अपने वस्त्र के क्षेत्र को, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र को निर्यात उद्योग आधारित बनाना चाहते हो, इतना ज़्यादा भारत जो है वस्त्र के क्षेत्र में, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो है विश्व को निर्यात करे, तो एक तरीके से इस क्षेत्र का विकास करना चाहते हो, जो आपने ये योजना जो है लागू की है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो इससे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं फ्रेंड। इसी के साथ साथ अगर आप एक क्षेत्र में, अगर आप यहाँ पे उद्योग स्थापित करोगे, तो इस उद्योग से देखा जाए तो देश में बेरोजगारी को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। कैसे भाई? जब आप कोई फैक्ट्री स्थापित करते हो तो वहाँ पे लोगों को रोजगार पे रखोगे, तो लोगों का जब आप रोजगार दोगे, नौकरियाँ दोगे, तो बेरोजगारी कम होगी। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो इस योजना के माध्यम से ऐसा माना जा रहा है, बजट में बात की गई थी कि 21 लाख रोजगार जो है वो उत्पन्न होंगे। तो इस तरीके से जो देश के जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है इस योजना के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि 21 लाख लोगों को इसके माध्यम से रोजगार जब दिया जाएगा तो 21 लाख लोगों से और उनसे जुड़े हुए लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। अगला है हमारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ठीक है। इसके बारे में देखा जाए तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे यानी कि 15 अगस्त 2021 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। और उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का? कि अधोसंरचना, ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसको क्या करना है? सुदृढ़ करना, उनको विकसित करना, और उसी के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध कराना। यही एक तरीके से इसका उद्देश्य है कि देश में क्या किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो सभी पक्ष हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करके ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार से जो है वो जोड़ना। यही है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो अधोसंरचना को समन्वय स्थापित करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है वो मुहैया कराना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य है। अगले की बात करते हैं फ्रेंड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चरण 2, ठीक है। तो चरण 1 भी आया था, उसको भी देख लेंगे। फिलहाल तो देख लेते हैं चरण 2 के बारे में बात करते हैं। 6 साल पहले जो है चरण जो है पहला आया था। तो ये देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना के दूसरे चरण की जो शुरुआत किया है, कब किया है? 10 अगस्त 2021 को किया है। कहाँ से किया है? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। पहले चरण की भी शुरुआत फ्रेंड बलिया जिले से किया था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया था। दूसरे चरण की भी शुरुआत यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस दूसरे चरण के अंतर्गत देखा जाए सरकार जो है वो मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ साथ पहले गैस सिलेंडर की रिफिलिंग भी मुफ्त कराएगी, साथ ही साथ मुफ्त में गैस चूल्हा भी दिया जाएगा। पहले क्या होता था? गैस सिलेंडर दे दिया गया, लेकिन उसके बाद रिफिलिंग की समस्या आती थी। तो उस चीज़ को सरकार ने देखा और उस चीज़ को क्या किया? संबोधित किया। इस समस्या को संबोधित करते हुए जो दूसरी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके सहायता आपको तो जो आपके पास गैस सिलेंडर पहले से दिया गया उसको रिफिलिंग किया जाएगा, उसको फिर से भरा जाएगा और साथ ही साथ गैस चूल्हे को भी दिया जाएगा। ये इसके साथ किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें तो इस योजना में, तो इस योजना का शुभारंभ देखा जाए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से 1 मई 2016 को किस मंत्रालय के द्वारा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है? APL, BPL और राशन कार्ड धारक महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराना, ठीक है। तो एक तरीके से उस समय जब ये योजना लागू किया गया था तो 5 करोड़ जो था BPL परिवारों की महिलाओं को क्या किया गया था? LPG कनेक्शन जो है वो दिया गया था। दूसरे चरण की बात कर फ्रेंड, इसमें एक और भी दूसरे चरण में जो है हम ये तो देख ही रहे हैं कि गैस कनेक्शन के साथ साथ उनकी रिफिलिंग की व्यवस्था की जाएगी, मुफ्त रिफिलिंग होगा और साथ ही साथ जो है उनको मुफ्त गैस चूल्हा भी दिया जाएगा। एक चीज़ और किया जाएगा कि जो दूसरा वाला जो लागू किया गया है दूसरे चरण के तहत जो सुविधा दी जाएगी उसमें यह है कि जो कनेक्शन लेने के लिए जो आपको राशन कार्ड की आवश्यकता होती थी, जो आपको किसी एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होती थी, अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो भी आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इससे जो प्रवासी लोग होते हैं, जो बाहर से भी लोग आए होते हैं, उनको लिए भी काफ़ी ज़्यादा इससे सुविधा मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्षेत्र ध्यान रखिएगा। कब आया था? पहले तो 2016 में आया था, उसके बाद 2021 में फ्रेंड आया है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से इसको शुरू किया गया, पहले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, ठीक है। इस योजना के तहत देखा जाए दूसरे चरण में 1 करोड़ गरीब परिवारों को LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन जो है वो मुफ्त प्रदान किया जाएगा। और योजना का जो पहला चरण है जो कि 31 जनवरी 2021 तक जो है वो 8.3 करोड़ लोगों को मुफ्त रसोई गैस प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। तो पहले चरण के अंतर्गत जो है ये इतने लोगों को मुफ्त रसोई कनेक्शन जो है वो प्रदान किया जा चुका है, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। अगला है फ्रेंड मिशन पोषण चरण 2, ध्यान रखिएगा क्या है ये।
तो मिशन पोषण जो है वो चरण 2, ये देखा जाए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 की घोषणा कब किया गया, किस बजट में किया गया, 2021-22 में किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य देखिए जो है मिशन पोषण, इस मिशन को पोषण सामग्री में सुधार, वितरण और परिणाम में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। और इसमें देखा जाए तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पोषण परिणामों को क्या किया जाएगा, बेहतर करने के लिए अपनाया जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, एक तरीके से फ्रेंड भारत सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2022 तक क्या किया जाए कि कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करा जाए। इसी के तहत जो है इस योजना में क्या किया जाएगा, इस योजना की मदद से जो है जितने भी जो अल्प पोषण हैं, जो एनीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो किशोर लड़कियां हैं, उनकी मदद की जा सकेगी। ठीक है, और यहीं पे देखा जाए तो जो इस तरीके से उनकी मदद करके जो देश में जो कुपोषण की चुनौती है, उस कुपोषण की चुनौती से इस मिशन के द्वारा निपटा जा सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था फ्रेंड कि यहाँ पे देखा जाए जो मिशन का पहला चरण है वो 8 मार्च 2018 को झुंझुनू यानी कि झुंझुनू राजस्थान से इसको शुरू किया गया था। तो पोषण अभियान की जो शुरुआत की गई थी मिशन पोषण की, वो कहाँ से, 8 मार्च 2018 को, कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से। 8 मार्च फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस अभियान में देखा जाए गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बच्चों और किशोरियों के लिए जो पोषण संबंधी जो है परिणामों में सुधार के लिए इस योजना की शुरुआत जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, और बाकी ये देख लीजिए पोषण का जो है अर्थ क्या है। बाकी अगर हम लोग बात करें फ्रेंड तो जो पोषण माह है वो 1 सितंबर को जो है वो पोषण माह मनाया गया था 2021 को। और वहीं पे अगर पोषण सप्ताह की बात करें तो 1 से लेकर के 7 सितंबर के बीच में जो है वो पोषण सप्ताह जो है वो मनाया गया था। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा निधि चरण 2 योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब ये किस क्षेत्र से कंफ्यूज करने वाला चाहिए है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका जो शुरुआत किया गया था, योजना का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड, वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। 2021 में किया गया, विश्व पर्यटन दिवस के समय में किया गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए विश्व पर्यटन दिवस फ्रेंड 27 सितंबर को है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो 27 सितंबर के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जो है वो निधि यानी कि अतिथि उद्योग का राष्ट्रीय एकीकरण डेटाबेस, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री योजना का शुभारंभ। तो निधि का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। तो ये जो निधि है, जो योजना है, वो किसके अंतर्गत जो है वो शुरू किया गया है, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो शुरू इस योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया, जो कि ओम बिरला है वर्तमान में। और इस निधि का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। उनके मतलब इंटीग्रेट करना, उनके डेटा को इंटीग्रेट करना किसमें, जो ये होटल वगैरह से संबंधित, जो पर्यटन से इंडस्ट्री से संबंधित जो हैं उनको। इस योजना के तहत देखा जाए पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय और डिजिटल सुविधा को आसान बनाया जाएगा। यही चीज़ें बाकी ध्यान रखिएगा, निधि कंफ्यूज करने वाला है, पूछ सकता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो निधि योजना जो उद्घाटन किया गया, उस योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, अगला है स्पिन योजना। स्पिन योजना की फ्रेंड बात करें तो ये क्या है, ये है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन सेवा दिवस के मौके पर 17 सितंबर, जो कि इनका जन्मदिन मनाया जाता है नरेंद्र मोदी जी का, के 2021 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने वाराणसी में स्पिन यानी कि स्ट्रेटनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की क्षमता को मजबूत करना योजना की शुरुआत किया। तो स्पिन का फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए बन जाते हैं क्योंकि ये वाराणसी से इसकी शुरुआत किया गया है, इसलिए स्पिन योजना की जो कि वाराणसी से इसकी शुरुआत किया गया है फ्रेंड, इसके तहत देखिए क्या किया जाएगा। स्पिन के तहत जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग है कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, जो कि कुम्हारों को उनकी गतिविधियों में विविधता लाने और उनके आय बढ़ाने में मदद करेगा। तो एक तरीके से फ्रेंड एक प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की कि उनका एक सपना है कि हर हाथ में काम, तो उस हर हाथ में काम जो उनकी प्रतिबद्धता है उसके अनुरूप जो है वो स्थानीय जो है स्वरोजगार का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और
इसी प्रयास में देखा जाए जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग है वो स्पिन योजना के तहत जो कुम्हार हैं उन कुम्हारों को क्या करेगा, बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध कराएगा और उनके जो है कामों में डाइवर्सिटीज़ लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उन मिट्टी के बर्तन से और कितने, अगर उनके पास थोड़ा सा पैसे आएंगे तो और किस तरीके से उस मिट्टी के बर्तन को और क्या क्या बना सकते हैं ताकि उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाए। डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनका आय का स्रोत बढ़ जाएगा और उनका आय का स्रोत बढ़ेगा फ्रेंड तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी से स्पिन योजना की शुरुआत की गई और इसके योजना के तहत जो ऋण सुविधा जो उपलब्ध कराई जाएगी खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, वो शिशु मुद्रा योजना के तहत जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। फ्रेंड्स, शिशु मुद्रा योजना आपको पता है, मुद्रा योजना आप लोगों ने अभी हम आगे भी बात करेंगे, उसमें 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, वो दिया जाता है। तो शिशु जो कि यही देखा जाए तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग को प्रधानमंत्री जो है वो शिशु मुद्रा योजना के तहत जो है वो ऋण प्राप्त कराने की सुविधा प्रदान करता है। अगला है हमारा E100 परियोजना। ई यानी कि एथेनॉल, ध्यान रखिएगा, एथेनॉल से ई जो है E100 जो है परियोजना है और इस परियोजना को देखा जाए फ्रेंड तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाता है उसको चिन्हित करने के लिए पुणे में E100 एथेनॉल E100 पायलट परियोजना को लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे? पुणे में। उद्देश्य क्या है? पूरे देश में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना। थोड़ा सा एथेनॉल को समझने का प्रयास करिएगा फ्रेंड। एथेनॉल जो है ना वो एक तरीके का अल्कोहल होता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा पेट्रोल डीजल, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है ना उनमें इसका एथेनॉल को मिलाया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में 8.5% मिलाया जाता है, जिसको देखा जाए 2025 तक इसको बढ़ा करके 20% करने का जो है वो संकल्प है सरकार का, जो कि वर्तमान में इतना है। ये एथेनॉल की अगर हम खूबियों को देखें फ्रेंड तो जो एथेनॉल होता है जो कि पेट्रोल में मिला करके गाड़ियों में गाड़ियों में जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इससे जो है इसमें इस एथेनॉल में देखा जाए तो 35% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। और जब इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है तो आपको पता है जब गाड़ी चलती है, पेट्रोल जब जलता है ना फ्रेंड तो उससे कुछ हानिकारक गैसेज निकलती हैं। वो हानिकारक गैसेज क्या होती हैं? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज में काफ़ी बड़ा उनका योगदान होता है और ये गैसेज कौन सी होती है? जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन। तो इसके उत्सर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है जब ये पेट्रोल की गाड़ियाँ जो चलती हैं। तो जब ये एथेनॉल मिला दिया जाता है तो इस एथेनॉल के मिलने के बाद जो है इसके इस्तेमाल से 35% जो है वो कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और साथ ही साथ अन्य भी जो गैसेज हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन का जो है उत्सर्जन वो कम हो जाता है। एक तरीके से देखें तो एथेनॉल क्या है? वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होता है और इसके इस्तेमाल से देखा जाए जो पर्यावरण को जो जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल करने से जो खतरा होता है उस खतरे से इसको सुरक्षित रखा जा सकता है इसके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें, एथेनॉल के उत्पादन की बात, तो फ्रेंड एथेनॉल जो होता है वो जनरली देखेंगे तो गन्ने का जो होता है ना जो बाय प्रोडक्ट होता है। लेकिन अभी वर्तमान में अन्य जो शर्करा वाली वस्तुएं होती है ना उससे भी हम एथेनॉल को निकाल सकते हैं। जैसे चुकंदर, जितनी भी शर्करा वाली चीज़ें होंगी उससे भी एथेनॉल को निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो ये गन्ने से फसल से शर्करा जो है एथेनॉल जो है वो निकाला जाता है। यही है आपका E100 परियोजना जो कि पुणे में, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा सेहत योजना। सेहत यानी कि सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ठीक है, सेहत योजना जी क्या है हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, और ये योजना का देखा जाए योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है वो विस्तार करना। तो सेहत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के जितने भी निवासी हैं उनको स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है वो प्रदान कराना, वही इनका उद्देश्य है। और इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाले पहला जो है वो शहर होगा, पहला वो जो क्षेत्र होगा। ठीक है, तो देखा जाए जो सेहत योजना के तहत जो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है फ्रेंड? जम्मू कश्मीर है। प्रधानमंत्री की बात करें फ्रेंड जन आरोग्य के बारे में, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो सरकार के द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षा योजना है जो भारत में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल
अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार कवरेज जो है कवर प्रदान करना। देखा जाए अगर हम जन आरोग्य योजना के बारे में बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षा बीमा योजना है। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये देखा जाए जितने भी अगर कोई सार्वजनिक अस्पताल में चाहे निजी अस्पताल में हो, वहाँ पे उनको बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रति परिवार जो है, ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार जो है वो बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। कितना कराया जाएगा? 5 लाख रुपए कराया जाएगा। किस पे कराया जाएगा? माध्यमिक कराया जाएगा और तृतीयक देखभाल के लिए कराया जाएगा। फ्रेंड देखिए, एक प्राथमिक होता है, एक माध्यमिक होता है जो आप उपचार करवाते हैं, और एक होता है फ्रेंड तृतीयक होता है। जब हम डॉक्टर के पास किसी नॉर्मल हमें बुखार आया और हम चल दिए डॉक्टर के पास, तो हम डॉक्टर से जब पहली बार मिलते हैं, डॉक्टर से हम बात करते हैं नॉर्मल सा हमें, तो हम प्राथमिक उपचार करवा रहे होते हैं। नॉर्मल सा आपको बुखार है, कुछ भी हुआ, डॉक्टर आपसे कहता है भैया आपको कोई समस्या है, गंभीर समस्या, पर्टिकुलर कोई समस्या है, जैसे कि विशेषज्ञ के पास आपको हायर कर देगा। जैसे कि आपको बोल देगा आपको कोई हार्ट डिजीज़ है, आपको बोल दिया वो थायराइड है, आपको बोल दिया शुगर है, आपको बोल दिया कैंसर है, तो पर्टिकुलर जो है किसी विशेषज्ञ के पास आपको जाकर के जब आपको इलाज कराना पड़ेगा किसी मतलब पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो वो आ जाएगा माध्यमिक उपचार के अंतर्गत। जब आपको कोई गंभीर बीमारी है और आप अस्पताल में भर्ती हो गए और एक विशेषज्ञ के अधीन आपका पूरा इलाज किया जा रहा है अस्पताल में भर्ती करा करके, वो जो उपचार होगा वो तृतीयक उपचार हो जाएगा। और इसी माध्यमिक और तृतीयक उपचार को कवर करेगा कौन करेगा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये नहीं कि नॉर्मल आप डॉक्टर के पास गए, बुखार चढ़ा और आप बोले भैया हमको तो कवरेज मिला है, जीवन बीमा मिला है, अरे वो हमें 5 लाख रुपए मिलता है और हमें दीजिए जल्दी से। तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड, आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आपको कोई विशेषज्ञ के अधीन आपका कोई इलाज चल रहा है और उसी इलाज के माध्यम से आपको ये कवरेज जो दिया जाएगा, जो कि 5 लाख रुपए का है प्रति परिवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रति परिवार 5 लाख, ठीक है, प्रति वर्ष। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करें तो 24 फरवरी 2019 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई, कब की गई? 2019 वर्ष याद रखिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला सीक्वेंस पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। योजना के माध्यम से किसानों को क्या किया जाएगा? 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी 3 बार किस्तों में, यानी कि 2-2 हज़ार रुपये की किस्त बनाए जाएंगे। 4-4 महीने पे आपको आपके खाते में सरकार की तरफ से क्या कर दिया जाएगा? वो मुहैया कराया जाएगा। एक तरीके से सम्मान निधि योजना होगा। इस योजना में देखा जाए उद्देश्य क्या है? लघु और सीमांत कृषकों को निवेश हेतु आय और फसल कटाई मौसम के पूर्व किसानों को आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। तो देखिए, पहली बात तो लघु किसान क्या होता है फ्रेंड? वो किसान जिनके पास देखा जाए कृषि योग्य भूमि का जो है, अगर कृषि योग्य भूमि है उनके पास और उस भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर है, वो क्या हो गए? लघु किसान हो गए। और अगर किसानों की जितनी आबादी है भारत में और उन आबादी में अगर इन लघु किसानों की प्रतिशत देखें तो वो मात्र कितना है? 17.93% है। और जब हम वही सीमांत किसानों की बात करते हैं जिनके पास जो है कृषि योग्य भूमि का कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है, -1 हेक्टेयर है, तो उनको हम सीमांत किसान कहते हैं। और अगर पूरे भारत की आबादी में, किसानों की आबादी में अगर हम इनकी संख्या देखें तो इनकी संख्या सर्वाधिक है। कितनी है? 64.04%, हो सकता है तो 67.04%, थोड़ा सा डेटा आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं को करेगा, क्या करेगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इन्हीं को सरकार के द्वारा जो है वो एक आर्थिक सहायता दी जाएगी 6,000 रुपये की प्रति वर्ष, जो कि 3 किस्तों में होगा। और इस योजना की घोषणा जो किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था? गोरखपुर से किया गया था। कब किया गया था? 1 दिसंबर 2018 को ये प्रभावी मानी जाती है। देखिए, इस योजना की शुरुआत जो हम मानते हैं वो फरवरी मानते हैं, लेकिन इसको प्रभावी 1 दिसंबर से ही कर दिया गया था, पीछे की डेट से, मतलब 1 दिसंबर से काउंट होने लगा था कि 1 दिसंबर से ही अब आपका महीना काउंट हो रहा है और आपको मार्च तक आते आते, क्योंकि मार्च में देखिए एंड होता है, देखिएगा ना, जो नया सेशन स्टार्ट होता है बजट का मार्च, तो इसीलिए इसको दिसंबर से शुरू किया कि 4 महीने खत्म होते ही आपको मार्च में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा, फिर 4 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में आपके पैसे आ जाएगा, फिर आपका 4 महीने बाद यानी कि आपका दिसंबर में फिर आ जाएगा। तो 3 किस्तों में, इसीलिए इसको प्रभावी जो बनाया गया था वो 1 महीने पीछे जाकर के 2 महीने पीछे जाकर के 18 में किया गया था। अगला देखें, संगम परियोजना क्या है?
संगम परियोजना की फ्रेंड बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए 8 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत किया गया। किसके द्वारा किया गया, किनकी भागीदारी से, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और भारत के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त भागीदारी से संगम परियोजना की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसकी अगर हम बात करते हैं, इस योजना का उद्देश्य क्या है, स्वच्छ भारत मिशन के दौरान अधिकारियों और बीएमएल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा मिल सके। तो संगम परियोजना के अंतर्गत जो स्वच्छ भारत मिशन के अधीन जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो अधिकारी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और भारत का मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। और इनको प्रशिक्षित करके कौन से सपने को पूरा किया जा सकता है, स्वच्छ भारत मिशन के सपने को। बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, जिसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर को किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। फ्रेंड गांधी जयंती भी है। उन्हीं के, चूंकि गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत का, उनके सपने को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। और जिसमें लक्ष्य क्या रखा गया कि देश के हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना, ठोस और द्रव अपशिष्ट निपटान व्यवस्था, गांव में सफाई और सुरक्षित तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी जो है वो उपलब्ध कराना। यही है स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य। और कब शुरू किया गया, देखिए यहाँ से हमारी 2 योजनाएं हो गई, संगम योजना और उसके साथ साथ जो है संगम योजना को किस योजना को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है, तो वो स्वच्छ भारत मिशन के, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको ट्रेंड करने के लिए संगम परियोजना जो है वो शुरू की गई। अगला देखते हैं, अगला है हमारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की शुरुआत फ्रेंड 2019 में किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 15 अगस्त को। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों तक पानी की सभी व्यवस्था को पाइप के माध्यम से घर घर पहुंचाना। चूंकि फ्रेंड बहुत से लोग ग्रामीण तबके से होंगे, आप में से बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे, बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गए होंगे, वहाँ के चीज़ों से परिचित होंगे। तो आपने देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग जो आबादी होती है उसकी 50% जो आबादी होती है ऐसे परिवार की होती है जिनके पास पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और वो पानी की समस्या से क्या हो रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। और कई बार उनको पानी के लिए उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में मीलों तक पैदल चलना पड़ता है। और इस पैदल चलने के दौरान उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनके बहुत सारी हानि होती है। तो उनको जो कि मीलों दौरान चलना पड़ता है पानी के लिए, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, जिसके तहत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या किया जाएगा कि उनके लिए ये योजना की शुरुआत की गई। और इसके माध्यम से उन्हें पानी की सुविधा जो है वो घर घर तक मुहैया कराई जाएगी, उपलब्ध कराया जाएगा इस जल जीवन मिशन के तहत। अगले की बात करते हैं, अगला है हमारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, तो किसान संपदा योजना की बात करें, ये क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2016 में कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास, संपदा यानी कि स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर नामक एक अम्ब्रेला योजना की शुरुआत की, जिसका नाम 2017 में बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो गया। संपदा योजना की शुरुआत किसने किया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने, जिसको आगे चल के वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की। फ्रेंड, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है ये भी चीज़ देख लीजिए। इस पहले हम संपदा योजना के उद्देश्य को देख लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इस योजना का उद्देश्य है खेतों से लेकर के खुदरा बिक्री केंद्रों तक प्रबंधन की आधुनिक अवसंरचना का विकास करना, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, इससे क्या होगा, साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसर का सृजन करने और कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ावा देने में मजबूती मिलेगी। तो एक तरीके से फ्रेंड ये ऐसा है, ये जो किसान संपदा है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक ऐसी गतिविधि होती है जिसमें जो है प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उसका क्या किया जाता है, मूल्यवर्धन किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने खेत में आलू लगाया और आलू जब निकलता है तो उसको क्या करते हैं, उस आलू का हमने चिप्स बना दिया, ठीक है, उसका प्रसंस्करण कर
उसको प्रोसेस करके हमने क्या किया, उसको चिप्स बना दिया, तो उससे क्या हो गया, वैल्यू एडेड होगी। ठीक है, अब क्या जो आलू का दाम रहेगा वही क्या चिप्स का दाम रहेगा, तो वैल्यू एडेड यानी कि मूल्यवर्धन करके, ठीक है, उसका मूल्यवर्धन कर देना, यही है फूड प्रोसेसिंग। तो एक तरीके से इसका उद्देश्य यही है किसान संपदा योजना का, कि कोई किसान जो है जिस चीज़ का उत्पादन कर रहा है उसका क्या करना, प्रसंस्करण कर देना, उसका प्रोसेसिंग कर देना, ताकि उसका मूल्यवर्धन किया जा सके। जैसे कि वो दूध का उत्पादन कर रहा है तो दूध से संबंधित डेयरी प्रोडक्टों का, वो फल का उत्पादन कर रहा है जैसे कि जैसे उसने लगाया, सेब लगाया, तो सेब से उसने जैम बना दिया, तो उसने फूड प्रोसेसिंग कर दी और क्या किया, उसका मूल्यवर्धन कर दिया। उसने क्या किया, मछली जैसे कि और भी सारे जो संबंधित जो कृषि जो है उत्पाद है उसका प्रोसेस करके उसने नए उत्पादों को बना दिया। जैसे हमने आलू और चिप्स का बताया एग्जाम्पल, तो उसने क्या किया कि उसने इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करके उनको पैक्ड बंद भोजन में तब्दील करके एक तरीके से क्या किया, उसका अपने आय का स्रोत को बढ़ा दिया। और इस तरीके से क्या होगा, जब फूड प्रोसेसिंग होगा तो एक उद्योग लगेगा तो उससे रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, रोजगार का सृजन होगा तो एक तरीके से क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। फिर मैंने वही सेम सर्किल है, सेम चीज़ सोचो, लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। ठीक है, तो यही है मेन अपना एक तरीके से उद्देश्य किसका, संपदा योजना का। ठीक है, लोगों को इस तरीके से ट्रेन करना कि किसान जो है अपने फूड को कैसे प्रसंस्कृत करके, उसको किस तरीके से प्रसंस्करण करके उसको मार्केट तक पहुंचाना, ठीक है, खुदरा बिक्री केंद्रों तक जो है पहुंचाने का प्रबंधन करना, यही है किसान संपदा योजना का उद्देश्य। अगला है फ्रेंड, तो क्विक देखने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, अगला है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 13 जनवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। वर्ष ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों में किसी भी विफलता की स्थिति में किसानों को बिना कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है, ऐसा नहीं कि आप गए और अपने खेत में आग लगा दिया और किसान सरकार से बोल रहे हैं मेरी तो फसल बर्बाद होगी और चलो मुझे बीमा कवरेज दो क्योंकि मैंने फसल बीमा करवाई है और चलिए मुझे इसका भरपाई करिए। नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जैसे कि बाढ़ आ गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई, आंधी आ गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई, तेज बारिश हो गया, ओला गिर गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई। ऐसी स्थिति में अगर आपका नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में फसलों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का भरपाई जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा, उन किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके। यही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो किसानों की जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो फसलें बर्बाद हो गई हैं उन फसलों का मुआवजा दिया जाएगा सरकार के द्वारा इस योजना के तहत। यही चीज ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा प्राकृतिक आपदाओं के वजह से जिन फसलों का नुकसान हुआ है, ऐसे ही नहीं कि खेत बर्बाद कर दिए और सरकार से बोले अब हमें मुआवजा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अधिसूचना में देखा जाए, अधिसूचित फसलों में देखा जाए तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, वाणिज्य और बागवानी फसलें में शामिल किया गया है। और आपको इन फसलों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फसलें इनके अंतर्गत आती हैं, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत देखा जाए वर्ष 2021-22 में 16,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो निर्धारित किया गया है। इसीलिए इस वर्ष जो है फसल बीमा योजना की हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वर्ष के बजट में इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्श योजना, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। जनरली इस योजना के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना तो आप तुक्के में भी आंसर नहीं लगा सकते, और तुक्के में लग गया तो बाई लक, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। इस योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, संचार मंत्रालय के अधीन जो डाक विभाग आता है ना फ्रेंड, उस डाक विभाग के द्वारा डाक टिकटों को डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श का फुल फॉर्म देखिए, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। स्पर्श योजना यानी कि ध्यान रखिएगा एक वर्ड आता है फ्रेंड, फिलाटेली। फिलाटेली वर्ड क्या होता है, फिलाटेली वर्ड वो होता है, इसका अर्थ होता है कि जो डाक टिकट का संग्रह करना। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प एज अ हॉबी। तो जो डाक टिकट का जो संग्रह करना है या डाक टिकट संग्रह करने में जो लोग रुचि रखते हैं ना, उनके लिए दीनदयाल स्पर्श योजना जो है वो शुरू की गई है। और एक तरीके से ये जो देश के जो बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं जिनको डाक टिकट रखने का शौक होता है, जो रुचि होती है, उन बच्चों को सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी इस योजना के तहत। तो एक तरीके से
डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीनदयाल स्पर्श योजना जो है वो शुरू किया गया है। और इसमें देखा जाए कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 9 तक के उन बच्चों को जो है वार्षिक तौर पे छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनका जो है शैक्षणिक परिणाम जो है अच्छा है, उनके जो है जो स्कूलिंग काफ़ी अच्छी रही हो, उनके रिजल्ट बहुत रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे हो स्कूल में, और साथ ही साथ उनका जो डाक टिकट संग्रह को रुचि के रूप में उनका रहा होता है। यानी कि वो उन बच्चों को जिनको डाक टिकट जो है कलेक्ट करने में, बहुत से लोगों के पास काफ़ी रुचि है, कुछ लोगों को कॉइन रखने की रुचि होती है। देखिए पुराने सिक्के तुरंत वो बचा के रखते हैं, कुछ लोग नए कॉइन्स रखते हैं, नए सिक्के देखे नहीं कि उनको क्या करेंगे कि अपने पास रख लेंगे, तो एक रुचि होती है। तो इसी तरीके से कुछ लोग स्टैंप को जो होते हैं ना, डाक टिकट देखेंगे उसका कलेक्शन रखते हैं। तो जो लोग उनका ऐसा कलेक्शन जो बच्चे रखते हैं, उन बच्चों को सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी और वो बच्चे क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 के बीच में रहेंगे। ठीक है, यही है दीनदयाल स्पर्श योजना। ध्यान रखिएगा, जब तक आप इस योजना के बारे में नहीं पढ़े रहेंगे आप एग्जाम में आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है। अगला है हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो क्या है भाई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? तो देखा जाए ये जो योजना है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 5 मार्च 2019 को शुरू किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत देखा जाए 15,000 तक के मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कामगार के लिए जो कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की उम्र से 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन जो है वो दिया जाएगा। तो एक तरीके से फ्रेंड आप जानते ही हैं जो अगर स्कीम जो अगर आप भारत की स्थिति देखें तो भारत में जो है ना 2 तबके, एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित है जो वर्किंग की बात करिए, और एक संगठित क्षेत्र से है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है जो वो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, और एक तबका है जो कि संगठित क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो संगठित क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोगों के पास देखा जाए अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के तमाम विकल्प हैं। लेकिन जब हम असंगठित क्षेत्रों के लोगों की बात करते हैं जिनकी आय जो है वो 15,000 रुपए से कम है, तो उनके लिए सरकार के द्वारा जो उनके पास देखा जाए अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। और इन्हीं लोगों के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा यानी कि हमारी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी जो है मानधन योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना में जिन लोग की जो आय है वो 15,000 रुपए से कम है और जिनकी उम्र देखा जाए 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में है वो इसमें निवेश कर सकते हैं। और जब उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाएगी तो उनको प्रति माह जो है वो 3,000 रुपए जो है मासिक पेंशन जो है वो दिया जाएगा। तो एक तरीके से पेंशन योजना है असंगठित क्षेत्र में लगे हुए लोगों के लिए। ठीक है, अगला है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो फ्रेंड ये देखिए आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से किया गया था? हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हरियाणा के पानीपत में। इस योजना का संचालन देखा जाए किसके किसके द्वारा किया जाता है? 3 मंत्रालय हैं। एक है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि शिक्षा मंत्रालय है। इनका एक राष्ट्रीय पहल के तौर पर करते हैं। ठीक है, तो इसका संचालन कौन कौन कर रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है इसका संचालन जो है वो किया जाता है। किसका? प्रधानमंत्री जो आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का। उद्देश्य क्या है इसका? तो लिंगानुपात को कम करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लिंग असमानता को दूर करना और बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा उनकी समाज में भागीदारी को बढ़ावा देना है जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। और फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं जो एक तरीके से अगर हम ओवरऑल इसके उद्देश्य की बात करें तो देश की जो सभी बेटियों के जो जीवन स्तर को एक नया स्वरूप देने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई। और एक तरीके से इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था फ्रेंड, हरियाणा में देखेंगे तो आपका लिंगानुपात बहुत ज़्यादा कम है। तो एक तरीके से देश में जो भ्रूण हत्या होती हैं, उन ये अपराध होता है भ्रूण हत्या जैसा, उन अपराध की रोकथाम करने के उद्देश्य से 22 जनवरी को 2015 को ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया। इसमें जैसा कि हमने उद्देश्यों को देखा कि बेटियों के जो हितों में जो समाज को जागरूकता पैदा करना कि समाज जो है बेटियों के हित में, उन बच्चियों के हित में जो है वो आगे आए। लड़कियों के साथ जो हो रहा है भेदभाव है, जो बच्चियों के साथ जो हो रहा है भेदभाव है, उनको जो है
उनको मिटाने में इस पहल को जो शुरू किया गया सरकार के द्वारा, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने का ये था। फ्रेंड, इसके तहत एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जब बच्ची पैदा होती है और वो मात्र 1 साल से लेकर के उसकी 10 वर्ष तक उम्र होती है, तो एक खाता खुलवाया जाता है, एक अकाउंट खुलवाया जाएगा, और उस अकाउंट में जो बच्ची के जो फादर होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, जो अभिभावक होंगे, उनको क्या करना होगा, प्रति वर्ष जो है वो 12,000 रुपये जो है उस खाते में जमा करना होगा, जब तक बच्ची जो है वो 18 वर्ष तक की नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आप चाहे 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,000 दो, या एक ही साथ 12,000 रुपये जमा कर दो, तो जो बच्ची के अभिभावक होंगे वो क्या करेंगे, उनको 12,000 रुपये बच्ची के मात्र 1 से लेकर के 10 वर्ष की आयु तक ये खाता खोल लिया जाएगा, और फिर उसको हर वर्ष इसमें इतने जो है रुपये जमा किए जाएंगे, और जब बच्ची जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसका जो है वो अपने इस खाते में जो रकम जमा होगी वो उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सकती है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर सकती है, अपने जैसे उसको हायर एजुकेशन लेना है, उसको किसी भी तरह का जो उसका सपना होगा एजुकेशन से संबंधित या किसी भी तरह का, वो बच्ची उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। तो इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ये एक तरीके से ये भी चीज़ शामिल है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा यानी कि फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मुद्रा जिसको हम यहाँ देख रहे हैं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन सा मंत्रालय है, देखा जाए तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो कि एक लोन योजना है, उसकी शुरुआत किया गया। तो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत किया गया, किसको बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जो छोटे उद्यम हैं उनको शुरू करने के, उनको प्रारंभ करने के उद्देश्य से मुद्रा योजना को शुरू किया गया। और इस योजना के तहत देखा जाए तो एमएसएमई कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन जो है लोन बिना कुछ गिरवी रखे मिलता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो जो है 10 लाख रुपए तक बिना कुछ गिरवी रखे जो छोटे और जो लघु, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित जो कारोबारी होंगे उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और ये जो लोन है फ्रेंड, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तरुण होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलत हो गया है, सबसे पहले किशोर होगा, फिर शिशु होगा, फिर किशोर होगा, फिर तरुण होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले शिशु में देखा जाए तो फ्रेंड 50,000 रुपये तक का जो है लोन दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 50,000 से लेकर के देखा जाए तो 5 लाख रुपये तक का जो है वो किशोर को दिया जाएगा। और वहीं पे देखा जाए तो तरुण जो होगा उसको देखा जाए तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक का जो है लोन, जो बिना किसी भी कुछ गिरवी रखे जो है वो मुहैया करा जाएगा। यही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है, ये चीज देख लीजिएगा। तो इसकी शुरुआत देख लीजिए 1 जुलाई 2015 को किया गया था। किस उद्देश्य से, हर खेत को पानी के आदर्श के साथ इसका जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, नवीनतम तकनीकी प्रथाओं के साथ सिंचाई को एकीकृत करना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत अधिक खेती योग्य जो है वो क्षेत्रों को कवर करना, यही चीज़ था। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो देश में जो कृषि हो रही है, उस कृषि में जो सिंचाई जो हो रही है, उस सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और खेती जो है, जो देश में जो खेती योग्य भूमि है, उन खेती योग्य भूमि का विकास करना, उसका विस्तार करना, ये उसका उद्देश्य है। और जब हम खेती के दौरान जब हम सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई के दौरान जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रेंड देखते होंगे पानी का बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। तो उस पानी की बर्बादी को कम करना, और पानी की बर्बादी को कम करके पानी की बचत को बढ़ावा देना। और पानी की बचत को बढ़ावा देखिए किसके तहत किया जाएगा, कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करके। और वो तकनीकी क्या होगी, स्प्रिंकल होगी, रेन गन होगी, ड्रिप होगी, आदि के सूक्ष्म सिंचाइयों जो है उनको बढ़ावा देने भी लक्ष्य है। तो इन तकनीकियों का इस्तेमाल करके जो पानी की बर्बादी होता है, उन पानी की बर्बादी को बचाया जा सकता है, पानी की बचत की जा सकती है, ताकि जो प्रति बूंद है वो फसल में वृद्धि की जाए, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो है उद्देश्य को पूरा किया जा सके, यही चीज़ है। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, यही है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा उदय योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उदय से अगर देखा जाए तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। डिस्कॉम्स फ्रेंड जो होते हैं, जो विद्युत वितरण जो कंपनियां हैं डिस्कॉम, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें और देखते हैं तो ये वर्ष 2015 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी कि उदय योजना का शुभारंभ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उदय योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया था, वर्ष 2015 में किया गया था।
ठीक है। और इसमें देखा जाए उदय को डिस्कॉम की वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया था। तो जो भी विद्युत कंपनियां हैं, जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, उन कंपनियों में जो वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से उदय योजना का शुभारंभ किया गया था, जिससे क्या हो कि लगातार लोगों को 24 घंटे जो है वो बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसी उद्देश्य से उदय योजना को लाया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार करना, बिजली की लागत में कमी करना, वितरण कंपनियों की ब्याज लागत में कमी करना, राज्य वित्त आयोग के साथ समन्वय के माध्यम से डिस्कॉम पर वित्तीय अनुशासन लागू करना। तो ओवरऑल यही कंपनी का उद्देश्य है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें और भी अगर हम बात करें तो जैसे कि जो राज्य की जो सरकारी कंपनियां हैं, उन सरकारी कंपनियों के जितने भी बकाये भुगतान होंगे उनको राज्य सरकार जो है उसको भरेगी, उन भुगतान को करेगी। जैसे कि ये जो वित्तीय कंपनी, ये जो बिजली कंपनियां हैं, वो जो अगर किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्थान से कोई बकाया कर्ज है, जो कोई कर्ज लिया हो और वो कर्ज अगर बकाया है, तो उस कर्ज बकाये पे जो है नया ब्याज नहीं लगाया जाएगा, ताकि ये जो वित्तीय कंपनियां जो अगर डूब रही हैं, किसी लॉस में चल रही हैं, उनको पुनः क्या किया जाए, उनको पुनः जो है जीवित किया जाए। एक तरीके से उनको पुनः एक तरीके देखा जाए तो ओवरऑल उनकी एक तरीके से उनको फिर से जीवित करके एक तरीके से लोगों के जो बिजली जैसी समस्याएं हैं उनको क्या क्या निजात पाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होगी और बिजली कंपनियां अगर खुद ही लोन में डूबी रहेंगी तो वो लोगों को कैसे बिजली दे पाएंगी। तो और लोगों को हमने ये भी देखा कि हर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाना, और सिर्फ कनेक्शन ही नहीं, बिजली भी पहुंचाना। तो ये सब चीज़ों को जो है टारगेट करते हुए सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई। और वहीं पे अगर हम बात करें तो जो बिजली है, जो बिजली संयंत्र को जो है यहाँ पे, और यही एक और भी काम किया गया है, जो कोयला मंत्रालय है वो राज्य के जो बिजली संयंत्र हैं उनको पर्याप्त कोयला दे, ये भी इसमें मुहैया कराया गया। और इसी के साथ साथ जो बिजली कंपनियों के जो नज़दीक में कोयला ब्लॉक को स्थापित किया जाए, ताकि उनका जो है जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह लगता है वो भी कम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड स्मार्ट सिटी मिशन। ये देख लीजिए क्या है। तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस मिशन की शुरुआत की गई थी। और वहीं हम देखें इस मिशन का उद्देश्य, तो इस मिशन को उन शहरों को विकसित करना है जो उन बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को स्मार्ट समाधान के माध्यम से अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो जीवन प्रदान करने के लिए जो तत्पर हैं। तो एक तरीके से ध्यान देखा जाए इसमें इस योजना के तहत जो है 100 शहरों का जो है वो चयनित किया गया है। तो एक तरीके से स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो देश में समग्र विकास को जो है वो बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। और देश में देखा जाए जो 100 शहर हैं उनके निर्माण के लिए जो है इसमें कार्य किया जाएगा। इसमें देखा जाए तो उसका जो 100 शहरों में जो है वो आधारभूत जो सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि यहाँ के नागरिकों को स्वच्छ और अस्थायी वातावरण जो है वो दिया जा सके। ठीक है, इसी उद्देश्य से वर्ष 2020 में भी देखा जाए जो रैंकिंग दी गई थी स्मार्ट सिटी में, उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा अटल पेंशन योजना। अब थोड़ा क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको डेट वगैरह बस पता होनी चाहिए। तो अटल पेंशन योजना फ्रेंड जो कि एक पेंशन का फायदा उठाने के लिए, इस पेंशन को जो है मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1 मई 2015 को किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ से? कोलकाता से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अटल पेंशन योजना उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। तो इस पेंशन का जो फायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले जो कंडीशन है वो 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच की उम्र होनी चाहिए और कम से कम आपने 20 वर्ष तक जो है इस योजना में निवेश किया हो। किस योजना में? अटल पेंशन योजना में निवेश किया हो। और जब आपने 20 वर्ष तक यानी कि 18 से 20 वर्ष तक आपने अटल पेंशन योजना में निवेश किया है, जब आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी तो 60 साल की उम्र के बाद आपके निवेश के अनुसार जो है आपको पेंशन दिया जाएगा। लेकिन जो मिनिमम जो होगा वो 1000 होगा और अधिकतम जो होगा वो 5000 होगा। तो आपने जिस हिसाब से निवेश किया है अटल पेंशन योजना में, उस आधार पे आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 जो है न्यूनतम जो है पेंशन दिया जाएगा और अधिकतम जो है वो 5000 रुपये जो है वो अटल पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन दिया जाएगा। कब शुरू किया गया? 1 मई 2015 को। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
अगला है हमारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना फ्रेंड, इसकी शुरुआत देखा जाए केंद्र सरकार के द्वारा 9 मई 2015 को किया गया था। नागरिकों को पॉलिसी का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था और पॉलिसी में अधिकतम देखा जाए तो 2 लाख का बीमा किया गया था। तो ये जो जीवन ज्योति योजना की फ्रेंड बात करें, जो सालाना जो कि देखा जाए सिर्फ 330 रुपये जो है वो प्रीमियम है और 330 रुपये की प्रीमियम पे आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो मिलेगा। ठीक है, 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। इसका फायदा फ्रेंड देखो उसको मिलेगा जो बीमा कराने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो नॉमिनी होगा, यानी कि जिसने बीमा कराया है, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसने जिसको नॉमिनी बनाया होगा उस नॉमिनी को जो है वो जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का फायदा मिल सकेगा। ठीक है, 2 लाख रुपए तक का उसको बीमा मिलेगा। अगला है हमारा प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। इसको भी देखा जाए एक समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है जिसकी शुरुआत कोलकाता से ही किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 मई 2015 को किया गया था और इस योजना के तहत देखा जाए वर्ष जो है अंतर्गत 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम के साथ जो है वो दुर्घटना बीमा कराया जाता है। यानी कि योजना में जो है 12 जो वार्षिक प्रीमियम जो है वो 12 रुपए होगा और यदि इस योजना के अंतर्गत जो बीमित व्यक्ति है, यानी कि जिसका बीमा हुआ है, उस बीमित व्यक्ति की अगर दुर्घटना के कारण, ध्यान रखिएगा, दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई है या फिर दुर्घटना के दौरान किसी हादसे के कारण उसकी आंखें चली गई हैं, उसका हाथ चला गया हो, उसका पैर खराब हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो है अगर उसने सुरक्षा बीमा योजना लिया है तो उसको 2 लाख रुपए दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, इसमें देखा जाए ये योजना जो है वो 18 से लेकर के 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए होगा। वही हम अगला देखते हैं, स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना क्या है। इसकी भी शुरुआत वर्ष 2016 में 16 जनवरी 2016 में सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है, प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक नई महिला उधारकर्ता को ग्रीन फील्ड परियोजना के हेतु स्थापना हेतु 10 लाख रुपए के से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के बीच में ऋण प्रदान कराना। देखिए फ्रेंड, ग्रीन फील्ड परियोजना होती है, ब्राउन फील्ड परियोजना होती है। ग्रीन फील्ड जिसमें एकदम नई भूमि होती है, नई जमीन होते हैं, उस पर जाकर के आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करते हैं। ठीक है, वहीं जब ब्राउन फील्ड की बात करते हैं तो ऑलरेडी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्थापित है, उसका रिनोवेशन करते हैं। ठीक है, तो यही ग्रीन फील्ड परियोजना हो जाती है। ब्राउन फील्ड परियोजना होती है स्थापित चीज़ों में जब निवेश करते हैं तो वो ब्राउन फील्ड में हो जाता है। ग्रीन फील्ड होता है जहाँ कुछ भी नहीं है और हम फिर से फ्रेश तरीके से निवेश कर रहे हैं, तो इस ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए जो है वो ऋण मुहैया कराया जाएगा। स्टार्टअप फ्रेंड, स्टार्टअप क्या होता है, एक इकाई होती है और जो भारत में तरीके की इकाई होगी, जो भारत में देखा जाए 5 साल से अधिक की पंजीकृत नहीं होगी, तो यानी कि जो उसका रजिस्ट्रेशन जो है उस इकाई का 5 साल पुराना नहीं होना चाहिए और जो उसकी सालाना जो कारोबारी जो इनकम होगी, जो सालाना जो कारोबारी है वो किसी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो स्टार्टअप्स होते हैं। तो एक तरीके से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना का जो है शुरू किया गया है, जिससे कि नए रोजगार का सृजन भी हो सके और वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना का विस्तार जो है 2025 तक कर दिया गया है, जो कि जुलाई 2021 तक था। इसीलिए ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पूछ सकता है स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना जो है उसका विस्तार कब तक कर दिया गया, 2025 तक कर दिया गया है। वही हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो ये देखा जाए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया था। कब किया गया था, 21 फरवरी 2016 को किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है, स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टर्स होते हैं को सृजन करके इन ग्रामीण क्लस्टरों में व्यापक बदलाव लाना। ठीक है, तो एक तरीके से योजना के तहत जो शहर होंगे फ्रेंड, शहर के आसपास गांव होते हैं, तो उन गांवों के समूहों, यानी कि इनको क्लस्टर, कुछ गांव का समूह होगा, उन गांव के समूह को क्लस्टर कहा जाएगा और उनको वर्गीकृत कर दिया जाएगा और प्रत्येक क्लस्टर को क्या किया जाएगा, हर वर्ष कुछ राशि दी जाएगी जिससे कि वो गाँव जो है उन अपनी बुनियादी सुविधाओं पर खर्चा करके अपना विकास कर सके और गाँव से शहर को अपने आप से जोड़ सकें, अपना एक तरीके से व्यापार जो है उसको बढ़ावा दे सके। यही है श्यामा प्रकाश मुखर्जी अर्बन मिशन का उद्देश्य। अगला हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि शहरी है। देखिए कब शुरू किया गया था, ये 17 जून 2015 को प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है, देश के जो शहरी गरीब लोग हैं, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात कर रहे हैं और शहरी गरीब जो लोग हैं उनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, जिनके पास और जिन जो बेघर हैं उनको क्या किया जाएगा, जो सरकार द्वारा पक्का जो है घर सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा
ये देख लीजिए फ्रेंड, इसको ये देखिएगा, इसके जो है नेक्स्ट उसी का है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। इसकी भी शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया था। उद्देश्य क्या है, जो है यह एक सामुदायिक कल्याण योजना है, जो कि उद्देश्य है 2022 तक सबके लिए घर, हाउसिंग फॉर ऑल उपलब्ध कराना 2022 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देखा जाए, ग्रामीण आबादी को सस्ते घर जो है वो उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है। अंतिम है हमारा, अंतिम जो देखा जाए तो ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक पेंशन योजना है एक तरीके से। सॉरी, जो मातृ वंदना योजना पेंशन नहीं है, ये एक महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए जो है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए योजना चलाई गई थी। और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1 जनवरी 2017 को देश के सभी जिलों में इसको लागू किया गया था। इस योजना के तहत जो पहली बार जो महिला गर्भवती होगी, उस पहली बार गर्भवती के दौरान जो है महिला जब गर्भवती होगी तो उसको क्या किया जाएगा, उसके खाते में जो है वो पोषण के लिए 5,000 रुपये जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो अगर कोई महिला पहली बार गर्भवती हो रही है तो उसके पोषण के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा उसके खाते में 5,000 रुपये जो है वो मुहैया करा जाएगा। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। और आज का हमारा अंतिम योजना अगर हम लोग देखें तो वो है फ्रेंड प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो कि पेंशन से संबंधित है। और यह है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब किया गया था? 4 मार्च 2017 को किया गया था। और ये उन वरिष्ठ लोगों के लिए पेंशन योजना है जिनकी उम्र जो है वो 60 वर्ष से ऊपर हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई, उनको पेंशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसमें हम बहुत इन डेप्थ नहीं गए हैं कुछ पुरानी योजनाओं की। मैं उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा। बाकी थोड़ा सा सीक्वेंस पूछता है, इसीलिए मैं इसको ईयर में शामिल किया। आप थोड़ा सा मेहनत ये कर सकते हो कि जो ईयर को सीक्वेंस में लगा लो। जैसे कि वर्ष 2015 में कौन सी योजना आई, 2016 में कौन सी योजना आई, 2017 में कौन सी आई, 2018 में कौन सी आई, 2019, ऐसे करके। और कुछ पुरानी योजनाओं को देख लेना, जैसे मिड डे मील योजना की हम लोगों ने चर्चा किया। शिक्षा से संबंधित जैसे सर्व शिक्षा अभियान वगैरह चलाया गया था, किस ईयर चलाया गया था, थोड़ा सा देख लेना। लेकिन बाकी आप थोड़ा सा इतना कष्ट जरूर करना कि इन योजनाओं को सीक्वेंस में लगा लेना, क्योंकि हमने आपको बताया पेपर का नेचर कैसा है। ठीक है, बाकी फ्रेंड जैसे लास्ट में हमने आपको बताया था कि हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी आपको डेट को लेकर के, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं अगेन आपसे सॉरी बोल रही हूँ। इंटेंशनली मैं कुछ भी नहीं करती, कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको सही से सही चीज़ों को डिलीवर किया जाए। बाकी हाँ, कभी कुछ चीज़ें हो जाती क्योंकि मतलब हम लोग तो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, तो मैनुअल वर्क में थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती हैं। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो भी चीज़ नहीं आनी चाहिए। बाकी फ्रेंड उसका मैं करेक्ट कर दी हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा योजना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेट से संबंधित कुछ योजनाओं को देख लेंगे और सरकार के द्वारा कुछ पोर्टल और जो पहल जारी किया गया है उसको देख लेंगे। इस तरीके से हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सबमिट्स को देख लेंगे एंड फिर हम लास्ट में स्पोर्ट्स देख लेंगे। हमारा करंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जो लोग चैनल में पहली बार आए उनको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फ्रेंड आप लोग का सपोर्ट मुझे अच्छा मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड इसी तरह अपना सपोर्ट करिए। और फ्रेंड मैं बार बार कह रही हूँ, जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एक्चुअली इन्हें कौन सी प्रॉब्लम हो रही, कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी लग रही, ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, बाकी फ्रेंड मेरी विशेष हमेशा आप लोग के साथ है। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़िए। आप लोग जिस तरीके से, जिस फोकस के साथ चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने एग्जाम में भी इसी तरह करके आइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।